नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने डायबिटीज़ के बारे में चर्चा की, उसके प्रकार, लक्षण, उसके रिस्क फैक्टर, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके डायग्नोसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम मेनली बात करेंगे ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट फॉलोअप पे रहे और उसके ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग होती रहे, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कब कब करवाने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ के अंदर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की। दोस्तों, इसमें दो चीज़ होती है, पहला शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और एक लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज असेसमेंट। शॉर्ट टर्म के अंदर हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें हम 4 से 10 बार, दिन के अंदर 4 से 10 बार हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। टाइप 2 में अगर इंसुलिन इंजेक्शन भी थेरेपी में चल रहा है तो 3 to और मोर हम ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये हुआ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग। HbA1c दोस्तों साल में 4 बार करवाया जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में है, उसमें फ्लक्चुएशन कम है, तो साल के अंदर कम से कम 2 बार HbA1c का लेवल करवाना चाहिए। शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो हमें इंस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल बताती है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंसुलिन के डोज को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारी डाइट के अंदर हमें कितनी कैलोरीज लेनी है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों के अंदर ही HbA1c लेवल लॉन्ग टर्म असेसमेंट के अंदर हमारे ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है कि हमें कितना ट्रीटमेंट कैसे लेना है। टेबलेट ऐड ऑन करनी है या टेबलेट में डोज कम करनी है, या इंसुलिन टाइप 2 के अंदर इंसुलिन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। पहला ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बाद सेकंड आता है। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम जाएं तो सेकंड आता है ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो डायग्नोज होने के 5 साल बाद हम ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुरू करते हैं और एवरी 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने में एक बार हम आई का चेकअप करवाते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो डायग्नोज जब बनता है उसी समय ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंसल्टेशन लेनी होती है और 6 से 12 मंथ के अंदर एक बार हमें चेकअप करवाना होता है। शुगर डायबिटीज़ डायबिटिक रेटाइनोपैथी करती है, वो NDPR है या DPR है, उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ से 6 मंथ भी हमें चेकअप करवाना हो सकता है। और जैसे हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कंटिन्यूस फॉलोअप पे रखते हैं, जो हमें रिकमेंड करते हैं कि कितने टाइम बाद पुनः आई चेकअप करवाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलोअप पे रहना होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए एनुअली एग्जामिनेशन करवाते हैं और पेशेंट को डेली मॉनिटरिंग करनी होती है। फूड ड्रॉप के लिए और
डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके अंदर पेशेंट जैसे कंप्लेन करता है कि उनके जो पैर है उनके अंदर जलन हो रही है, नमनेस आने लगी है, जिसको हम बात करें सुनपन बोलते हैं, जिसको कि सुनपन आने लग गया है, जब मैं पैरों पे हाथ लगाता हूँ तो मुझे हाथ टच महसूस नहीं होता। इसके अलावा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के लिए भी एनुअली असेसमेंट करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों डायबिटीज़ है वो डिसलिपिडीमिया करता है, इसलिए एनुअली लिपिड लेवल चेकअप करवाना होता है। और अगर डिसलिपिडीमिया हो गया है तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ में हमें रूटीनली लिपिड का लेवल चेकअप करवाना होता है और ब्लड थिनर स्टार्ट करनी होती है। इसके साथ में भी CVS कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए भी हमें कंटिन्यूस फॉलोअप पे रहना होता है। हाइपरटेंशन, BP हमें साल के अंदर एटलीस्ट 4 बार चेकअप करवानी होती है। और जैसे ही पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करके रूटीनली BP चेक करवाना होता है, जिससे हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकल वैक्सीनेशन भी पेशेंट को करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए पेशेंट को, डायबिटिक को। एंटीप्लेटलेट थेरेपी एज के अकॉर्डिंग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क के अकॉर्डिंग, और अगर उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पहले से है तो एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी स्टार्ट करनी चाहिए। ये हमें रूटीनली करवाने होते हैं, रिपीटेड टेस्ट करवाने होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन से डॉक्टर के पास आता है। जब उसको पूछते हैं कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे हो, ब्लड ग्लूकोज घर पे चेक कर रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता है कि यहाँ पे आने के हॉस्पिटल के अंदर ही मैं तो करवाता हूँ। बहुत ही कम पेशेंट है कि वो घर पे रूटीनली ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। सेकंड, अगर उनको कई बार तो पेशेंट ये कहता है कि जैसे पेशेंट आ गया हॉस्पिटल के अंदर और उनको ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए बोलते हैं कि भाई रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक करवा के आ जाओ, तो उनका जवाब रहता है हफ्ते भर पहले करवाया था, अभी मुझे नहीं लगता कि ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करवाने की ज़रूरत है। टाइप 2 डायबिटीज़ है जो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड टैबलेट्स पे चल रहे हैं, वो 15 दिन या 1 महीने से रूटीन फॉलोअप पे आते हैं। वो जिस दिन आते हैं उसी दिन चेकअप करवाते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं करवाते हैं। इवन सीधे आके बोलते हैं शुगर वाली गोली चाहिए। अगर उनको बोला भी जाए कि आपको रूटीन चेकअप करवाना है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं पेशेंट। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे कैसे उनको कवर कर रही है। और अगर रूटीनली चेकअप नहीं करवाया, उनका ट्रीटमेंट मॉडिफाइड, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट को हमने मॉडिफाई नहीं किया, तो या तो वो डायबिटीज़ के कारण प्रॉब्लम में आएंगे, या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण प्रॉब्लम में आएंगे। जैसे अगर डायग्नोसिस के टाइम पेशेंट की 300 प्लस शुगर चल रही है और मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और पाइग्लूटाजोन स्टार्ट कर दी, उसके बाद रूटीनली चेकअप नहीं हो रहा है, हो सकता है पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाना स्टार्ट हो जाए, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड होना स्टार्ट हो जाए। HbA1c लेवल, HbA1c लेवल का इसलिए ज़रूरी है कि कब कौन सी टेबलेट ऐड करनी है या कब हमें साल्ट कम करने हैं, ये जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो HbA1c से पता चलता है, उससे ही हम डिसाइड कर पाते हैं। मेटफॉर्मिन कब शुरू करनी है, उसकी डोज कब बढ़ानी है, उसके साथ आगे जो ड्रग है ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड
ग्लूकेनक्लामाइड, ये कब ऐड करनी है, कौन से लेवल पे शुरू करनी है, और इंसुलिन कौन से लेवल पे शुरू करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर नहीं हो रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इंसुलिन कब शुरू करना है, ये HbA1c लेवल से पता चलता है। रूटीन रैंडम ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज से पता नहीं चलता है। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने के लिए HbA1c जो लेवल है चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HbA1c लेवल है वो हमारे पीछे के 2 महीने में हमारे ब्लड शुगर का लेवल क्या रहा है वो बताता है। इसलिए आइडियली 2 महीने से एक बार, नहीं तो 3 महीने से एक बार HbA1c करवाना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को अगर HbA1c लेवल का बोलते हैं कि ये करवाना है, तो पेशेंट सीधा सा जवाब देता है कि मैं तो एकदम सही हूँ जी, मैं तो 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, मैं 2 साल से यही गोलियाँ खाते आ रहा हूँ, मैंने तो कभी टेस्ट करवाया ही नहीं और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अगर ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं, मुझे तो साहब बहुत सही दिख रहा है, फिर फालतू मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मुझे दिखने में प्रॉब्लम हुई तभी तो जाऊँगा ना। अगर पेशेंट को RFT करवाने के लिए बोलते हैं कि आपके गुर्दों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं जी मुझे तो पेशाब एकदम सही से लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया तो मेटफॉर्मिन का जो लेवल है, जो मेटफॉर्मिन की डोज है वो कम करनी पड़ सकती है। उसकी डोज को डिसाइड करने के लिए RFT भी रूटीनली ज़रूरी है। पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल के लिए करवाने के लिए अगर कहा जाता है कि आपका ब्लड जो, अगर हम स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो कि खून है वो गाढ़ा हो गया है, नहीं जी मैं तो एकदम सही हूँ, मैं तो खेत में काम करता हूँ, सब बढ़िया है, मेरा खून गाढ़ा कैसे हो सकता है, मैं नहीं करूँगा। पेशेंट अवेयर ही नहीं है कि कौन सा टेस्ट कब करवाना है, और अगर उसको बोला भी जाए तो भी वो तैयार नहीं होते हैं और वो सीधा टेबलेट लेते रहते हैं। 1 महीने से आते ही सीधे टेबलेट मांगी कि ये टेबलेट दे दो, आप तो दे दो, ऐसे नहीं होता। अगर डायबिटीज़ है तो अगर उसका ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं रहा, अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ब्लड जो ग्लूकोज का लेवल है, जैसे टाइप 2 डायग्नोसिस जल्दी न्यू डायग्नोस्ड पेशेंट है, उसके अंदर अगर समय से उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो पेशेंट डायबिटीज़ से नॉन डायबिटीज़ हो सकता है, रिवर्ट हो सकता है पेशेंट। HbA1c का लेवल टारगेट रखना पड़ता है कि जैसे रूटीनली मानते हैं कि 7 से कम होना चाहिए, और ज़्यादा कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर न्यू डायग्नोज पेशेंट है तो उसका 6.5 के तक भी हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट लंबे समय से डायबिटिक है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं है और हम उसका HbA1c लेवल जल्दी कम ले आए, मतलब ब्लड ग्लूकोज को जल्दी नॉर्मल की तरफ लेके आए, तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने के चांस हो जाते हैं। आगे 3-4 साल में उसको CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई अपडेट है वो जल्दी मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आम जन तक जाए और उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके, कम से कम उन पेशेंट्स को जो शुगर के पेशेंट और उनके इनके बारे में पता नहीं है। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हमें ब्लड ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग हमें कितना इनटेक लेना है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, वो डिसाइड करना होता है। सेकंड होता है एक्सरसाइज। डायबिटीज़ के पेशेंट को मिनिमम 1 वीक के अंदर 150 मिनट एक्सरसाइज करनी होती है, पूरे 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर।
एटलीस्ट 3 डे एक्सरसाइज करनी होती है और लगातार 2 दिन बिना एक्सरसाइज के नहीं जाने चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से अगर न्यू डायग्नोज्ड पेशेंट है, अगर अच्छे से ये चीज़ की जाए तो बिना टेबलेट के भी पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकता है, या फिर टेबलेट की कम से कम ओनली 1 ड्रग, मोनो ड्रग से भी काम चल सकता है, मोनो ड्रग थेरेपी से भी काम चल सकता है। अगर इन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है तो थर्ड आते हैं हम कि टेबलेट पे आते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमें स्टार्ट करनी है। पहले हम सिंगल ड्रग स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी डोज बढ़ाई जाती है, उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो भी हम सेकंड ड्रग ऐड करते हैं, फिर उसकी डोज बढ़ाई जाती है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर तो हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। जनरली 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए तो हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर स्टार्टिंग से ही इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है और पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग और उसके ब्लड ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंग इंसुलिन की स्टार्टिंग डोज स्टार्ट की जाती है और शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग उसके यूनिट्स डिसाइड किए जाते हैं कि कितने यूनिट इंसुलिन एट ए टाइम लेना है। दोस्तों, जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहेगा उतने ही चांस कम होंगे कि उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो और उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर पेशेंट न्यूली डायग्नोज है तो वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की तरफ चला जाए। दोस्तों, आज हमने बात की मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर मैंने डायग्नोसिस, टेस्ट के फ्रीक्वेंसी और ट्रीटमेंट के बारे में बात की। आगे हम अलग से बात करेंगे डायबिटीज़ और एक्सरसाइज से रिलेटेड, डायबिटीज़ और न्यूट्रिशन थेरेपी से रिलेटेड, डायबिटीज़ और इंसुलिन की डोजेज क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो कैसे करते हैं, इन सभी से हम बिंदुवार चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।